देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 2 बजे के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर केरल के वायनाड से आ रही है, जहां पर केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन हुआ है, जहां पर भूस्खलन के चलते हुए 54 लोगों की मौत हो गई है। 400 से अधिक लोग यहां पर लापता हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आ रही है वायनाड से, जहां 4 गांव बह चुके हैं, बहे हैं और राहत बचाव कार्य के लिए सेना तक को बुलाना पड़ा है। बारिश की वजह से एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर भी लौटा। ये खबर है केरल के वायनाड से। केरल के वायनाड में तेज बारिश की वजह से 4 अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। इसमें 4 गांव बह गए। आपको बताएं, घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां भी बह गईं। अब तक 54 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। 75 अस्पताल जो है वो अस्पताल में है, जबकि 400 से अधिक, 400 से ज्यादा लोग लापता हैं। उनके लापता होने की खबर सामने आ रही है। घटना देर रात 2 बजे की है। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। कन्नूर से आर्मी के 225 जवानों को वायनाड के लिए रवाना किया गया है। इनमें मेडिकल टीम भी शामिल है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, आफत की बारिश केरल के वायनाड में। आपको बताएं, इसके अलावा एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेजे गए हैं। हालांकि बारिश की वजह से दोनों हेलीकॉप्टर को कोझिकोड लौटना पड़ा। तो ये स्थिति है कि हेलीकॉप्टर वहां तक राहत बचाव कार्य करने के लिए पहुंच भी नहीं पा रहा है। 54 की मौत हो गई है, 400 लापता हैं, 4 गांव बह चुके हैं। राहत बचाव कार्य के लिए सेना को बुलाना पड़ा है। तो आप सोचिए, जब लोकल प्रशासन से स्थिति ना संभले तभी जाकर अंततः सेना को बुलाया जाता है। और जब सेना को बुलाना पड़े तो आप सोच सकते हैं स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों के साथ साथ एयरफोर्स की मदद लेने का ये जो पूरी खबर आ रही है, उसमें सेना के जवान भी शामिल हैं। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को वापस लौटना पड़ा। तो 4 गांव बह गए हैं। बारिश की वजह से एयरफोर्स के दोनों हेलीकॉप्टर जो हैं कोझिकोड वापस लौटे हैं। और ये खबर, आज की ये दुखद खबर केरल के वायनाड से आ रही है, जहां पर 54 लोगों की मौत हो गई है। 400 से अधिक लोग लापता हो गए हैं और आंकड़ों में बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि 4 गांव बह चुके हैं। राहत बचाव कार्य जो है वो प्रोटोकॉल के अनुसार चलाए जा रहे हैं। लेकिन मुख्य बात इसमें यही है कि अब तक इसमें सेना भी एक्टिव नजर आ रही है। सेना को भी यहां पर बुलाया गया है। वायनाड में तेज बारिश की वजह से 4 अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ। इसमें 4 गांव बह गए, घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां बह गई हैं। 54 लोगों की मौत, 75 अभी बताया जा रहा है इस वक्त अस्पताल में हैं। 400 से ज़्यादा लोग यहाँ पर लापता बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बताएं। घटना देर रात 2 बजे की है। तो सोचिए, रात को अचानक तेज़ बारिश और लैंडस्लाइड के बाद क्या भयानक तस्वीर जो है वो सामने आई होगी। अब सेना उसमें पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही है, जितने लोगों को बचाया जा सकता है बचाया जाए। और बहुत से लोग जो हैं वो फंसे हो सकते हैं, दबे हो सकते हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड में यही होता है। इतने लोगों की मृत्यु होने के बाद, इतने लोगों के दबे होने के बाद अब स्थिति वहां पर पूर्णतः भयावह है। जो एजेंसियां हैं, चाहे सुरक्षा एजेंसियां हों, चाहे यहाँ पर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई एजेंसियां, हर कोई पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहा है। जहाँ पर केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ, ये तमाम जो एसोसिएशंस हैं, ये जो टीम्स हैं, जो फोर्स हैं, ये मौके पर हैं, मौजूद हैं। राहत बचाव का कार्य अभी भी चल रहा है। रात को 2 बजे अचानक आई इस तेज़ बारिश, इस तेज़ बहाव में, इस तेज़ भूस्खलन में 4 गांव जो हैं वो बह गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस पर ट्वीट भी किया है और कहा है कि वह भी दुखी हैं जो वायनाड में हुआ है, और उनकी सोच, उनकी प्रार्थनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। प्रार्थनाएं, और उनके लिए भी प्रार्थनाएं जो यहाँ पर घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं। चलिए, वायनाड की हम बात कर रहे थे, अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता दूं, यूपी में लव जिहाद पर अब उम्र कैद होगी। जी हां, ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दें। योगी सरकार ने बढ़ाया है कानून का ये दायरा। विदेशी फंडिंग भी कानून के दायरे में यहां पर आया है। तो सुदर्शन न्यूज की जो मांग हमेशा से रही है, जिसके लिए हम हमेशा से आवाज उठाते रहे हैं, अब वो सपना साकार होता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। विदेशी फंडिंग भी
कानून के दायरे में अब 14 वर्ष तक की सजा यानी कि उम्र कैद के अनुसार जितने साल की सजा होती है वो लव जिहाद और धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण अगर आप करेंगे तो उस पर आपको ये सजा मिलेगी। सरकार ने पेश किया है विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव। जो विधेयक है उसमें संशोधन का प्रस्ताव पेश कर दिया है, टेबल कर दिया है। यूपी की योगी सरकार ने राज्य में लव जिहाद को रोकने और इसको बढ़ावा देने की कोशिश करने वालों के खिलाफ अब सख्त कदम उठाने का मन बना लिया है, सख्त कदम उठाने जा रही है। और विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत में ही सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक विधेयक लाकर साफ कर दिया है कि सरकार इसके प्रति बेहद गंभीर है। विधानसभा में मंगलवार को यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक पेश करके सरकार ने कहा कि अब लव जिहाद पर उम्र कैद की सजा होगी। संशोधित अधिनियम में छल कपट या जबरदस्ती कराए गए धर्मांतरण के मामलों में कानून को पहले से कड़ा बनाते हुए अधिकतम आजीवन कारावास या 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। तो ये खबर अब उत्तर प्रदेश के लिहाज से हम कहते हैं इसको पूरे देश में इसी तरीके से, इसी तर्ज पर लागू करना चाहिए, जहां पर लव जिहाद के मामले में जो धोखे से ऐसे शादी करना और भोली भाली लड़कियों को फंसाने का, हिंदू बहन बेटियों को फंसाने का जो कुकृत्य ये करते हैं जिहादी, अब उसी पर लव जिहाद के ऊपर और जबरन धर्मांतरण कराना, इस तरीके से धोखे में रखना, उसके बाद धर्म परिवर्तन करा देना, व्यक्ति का धर्म से अधर्म में ले जाना। तो उसी के लिहाज से आपको बताएं, विधानसभा में आज यानी मंगलवार को यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक पेश करके सरकार ने आपको बताएं कहा है कि अब लव जिहाद पर उम्र कैद की सजा होगी। संशोधित अधिनियम में छल कपट या जबरदस्ती कराए गए धर्मांतरण के मामलों में कानून को पहले से कड़ा बनाते हुए अधिकतम आजीवन कारावास या 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा का प्रावधान। तो सरकार ने पेश किया है विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव। अब सजा जो है वो बढ़ा दी गई है, अब इसको पेश कर दिया गया है। क्या इस पर है? यूपी में लव जिहाद पर अब उम्र कैद होगी, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा में आपको बताएं, कांग्रेस विधायकों द्वारा लगातार इस्तेमाल हो रही ओछी भाषा को लेकर जयपुर में सर्व समाज ने विरोध प्रदर्शन किया है। जयपुर कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर कांग्रेस विधायक अमीन कागजी का पुतला दहन किया गया। आपको बताएं, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पर की गई टिप्पणी के विरोध में आमजन ने बड़ी संख्या में शामिल होकर अपना रोष यहां पर व्यक्त किया है। कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने विधानसभा सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री के लिए टिप्पणी करते हुए बेचारी शब्द का इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार ने विधानसभा में साधुओं को लेकर भी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था, जिसको लेकर जनता में रोष है और उन्होंने कलेक्ट्रेट सर्किल पर विधायक के पुतले का, आप सोचिए, उसको दहन कर उसको जमकर वहां पर नारेबाजी की है। तो राजस्थान कांग्रेस विधायकों की ओछे संस्कार छलके हैं, लगातार ओछी भाषा का कर रहे हैं इस्तेमाल, और ओछी भाषा पर सर्व समाज ने अब विरोध प्रदर्शन जो है वो कर दिया है। कांग्रेस विधायक अमीन कागजी का पुतला यहां पर जो है वो दहन कर दिया गया है। खबर राजस्थान की। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राजस्थान विधानसभा में लगातार हो रही ओछी बयानबाजी को लेकर आज सर्व समाज यहां पर जयपुर के कलेक्टर परिसर में पहुंचा और उन्होंने बकायदा जो अमीन कागजी है, जिन्होंने वित्त मंत्री जो महिला हैं दिया कुमारी, उनके लिए ओछी बयानबाजी किया था और साथ ही उनको एक बेचारी शब्द से उन्होंने संबोधित किया था। इसको लेकर सर्व समाज ने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही जो अमीन कागजी विधायक हैं, उनका पुतला भी फूका गया। यहाँ पर सर्व समाज के लोग हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से ओछी बयानबाजी हो रही है, उसके बाद जो आक्रोश व्याप्त है, उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं। जी भाई साहब। देखिए, अमीन कागजी एक संविधान के मंदिर में बहुत पवित्र जगह पे बैठ के एक अपवित्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को बेचारी शब्द का यूज कर रहे हैं। वो किस तरह से बेचारी लगती है, मेरे को अमीन ये कागजी साहब समझाएं। इतने सारे हजारों की संख्या में हम लोग उनके साथ यहाँ खड़े हैं, 200 की 200 विधानसभा में उनके साथ समर्थन है। पूरे राजस्थान के वो उप मुख्यमंत्री है,
तो अमीन कागजी को किस लिहाज से वो बेचारी लगती है वो समझाए मुझे। और बेचारी जब है नहीं तो कहा क्यों गया? ये तो राजस्थान की 4 करोड़ सभी महिलाओं को गाली है। आपने यहाँ पे अमीन कागजी का पुतला फूका, क्या संदेश देना चाहते हैं आप अमीन कागजी का पुतला फूक कर? अमीन कागजी का पुतला फूंक कर हम ये समझाना चाह रहे हैं और आगे के लिए भी संदेश, और अमीन कागजी जी को चेतावनी देना चाहते हैं कि एक तो माफी मांगे और भविष्य में इस तरह के शब्दों का यूज ना वो करें ना उनकी पार्टी के लोग करें। क्योंकि पिछले जब इनकी सरकार थी, पिछले टेन्योर में, तब एक इनके बड़े मंत्री है वो कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। तो मर्दों का प्रदेश है तो क्या महिलाओं को राजस्थान से बाहर निकाल दिया जाए? और निकालना था तो तुम्हारी सरकार में निकालते और शुरुआत अपने घर से करते, तो हम मानते। तो इस तरह की अनर्गल बातें और महिलाओं के लिए कुछ भी कहना इनका एक आदत सी हो गई है। विधानसभा जिसे एक मंदिर के तौर पर देखा जाता है, वहां पर ऐसी बयानबाजी हो रही है, वहां पर लोग गाली गलौज तक उसके अंदर कर रहे हैं। अब ऐसे में इतने सीनियर नेता है कांग्रेस के, उन्होंने ऐसी बात कह दी, क्या मैसेज जाता है और एज अ पब्लिक आप कैसे देखते हैं इसको? भाई जो भी गलत है, महिला कभी बेचारी थोड़ी होती है। भाई अपन को जिस महिला ने पैदा किया वो बेचारी थोड़ी है, उनको भी किसी ने पैदा किया होगा, उनके भी घर में बहन बेटी होंगी। और राजस्थान जैसे प्रदेश में कभी महिला बेचारी रही है? हिंदुस्तान में जहाँ रानी लक्ष्मीबाई रही हैं, इंदिरा गांधी जी रही हैं, पहले वसुंधरा जी रही हैं, कितने बड़े बड़े नेता रहे हैं, स्वतंत्र सेनानी महिलाएं रही हैं, तो बेचारी होती है कभी महिला? ऐसे नेताओं को कुछ टाइम के लिए क्या बर्खास्त करना चाहिए, तब समझ में आएगी। अनर्गल बातें ना, कभी एक कांग्रेसी विधायक है वो साधु संतों के लिए कुछ कह रहे हैं, अपने माँ बाप या पूर्वजों से जिनको पूछते आए हैं, मानते आए हैं, फिर उनके लिए ऐसी बातें करते हैं, तो बड़ा ये लगता है कि ये राजस्थानी नहीं है और कहीं कोई आए हैं। तो ऐसे लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। बहरहाल लगातार इस तरीके से ओछी बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से हो रही है, चाहे वो साधु संतों का मुद्दा हो, जहां पर कांग्रेस विधायक ने काफी आपत्तिजनक, और यहां तक कि वही कांग्रेस के एक सीनियर जो अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कांग्रेस के विधायक ने विधानसभा के अंदर आपत्तिजनक गाली तक दे डाली। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज के लिए नतांश पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम राजस्थान की बात करी, अब बात करेंगे अयोध्या की। अयोध्या में पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के एक गांव में बेकरी में नौकरी देने का झांसा देकर दुराचार करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मालिक और वहां काम करने वाले युवक ने 2 माह तक 12 वर्षीय किशोरी को हवस का शिकार बनाया। जब वह अब गर्भवती हो गई तो उसे धमकाया। किशोरी के परिजन ने पूरा कलंदर थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई। किशोरी की मां ने पूरा कलंदर थाने में दी तहरीर में बताया कि उसकी पुत्री खेत में कार्य कर रही थी, जिसे राजू नामक व्यक्ति जो पास की बेकरी में कार्य करता था, उसने किशोरी को नौकरी का झांसा देकर बेकरी में बुलाया। किशोरी के वहां पहुंचने पर बेकरी मालिक मोइद खान ने उसके साथ दुष्कर्म किया और राजू ने वीडियो बनाया और फिर किशोरी को ब्लैकमेल करने की धमकी देकर राजू ने 2 माह में कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। धमकी दी कि कहीं मुंह खोलोगी तो जान से मार देंगे। उसके गर्भवती होने पर पीड़िता की मां ने राजू और मोइद से बात की। आरोप है कि दोनों ने उन्हें भगा दिया। थाना अध्यक्ष पूरा कलंदर रतन कुमार शर्मा ने बताया कि तहरीर पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध दुराचार, पॉस्को एक्ट व धमकी सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपी राजू को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना से नाराज विहिप यानी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की मांग भी कर दी है। तो इस जिहादी को भी, जो राजू भी नाम बता रहा है, वो भी कौन है ये भी जानने का विषय है। इससे जुड़ी प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। पीड़िता की मां और महिला नेत्री सभी की बात आपको सुनाते हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार बड़ी खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। चलिए ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की बलरामपुर पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद के नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बलरामपुर पुलिस और साइबर सेल की टीम ने लातेहार के कुसमी का निवासी आरोपी बालाजी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 2 नग 315 बोर देशी कट्टा,
4 राउंड नक्सली लेटर पैड, नक्सली पर्चा, दैनिक डायरी सहित अन्य दैनिक उपयोगी सामग्रियों को बरामद किया है। बलरामपुर जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये सामग्री थाना क्षेत्र का मामला है, जहां 4 जुलाई और 13 जुलाई को 2 घटनाएं हुई थी। टाटी झरिया माइंस में कुछ लोग आए थे और वहां पर्चे फेंककर धमकी दी गई थी। कुछ गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया था। इस पर थाना सामरी थाने में अपराध दर्ज किया गया था। वर्तमान में इसमें बहुत सारे बिंदु आए हैं। इस मामले में आरोपी सत्यनारायण यादव उर्फ बालाजी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल, कट्टा, पर्चे सहित अन्य चीजें जब्त की गई हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वे पहले भी आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहा है। ग्राम टाटी झरिया माइंस में सुरक्षा गार्डों को मारपीट कर मोबाइल लूटने और क्रशर मशीन में आगजनी करने के साथ ही टाटी झरिया माइंस में धमकी भरा पर्चा और मोबाइल पर धमकी देने की घटना में शामिल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार आज अनुपूरक बजट पेश करेगी। विधानसभा सत्र में कई अध्यादेश पटल पर रखे जाएंगे। योगी सरकार आज पहला अनुपूरक बजट जो है वो पेश करेगी। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। बसों की खरीद के लिए धनराशि इसमें मिल सकती है। आपको बताएं, महाकुंभ पर्यटन स्थलों के विकास को यहां धनराशि मिल सकती है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेंगे। दोपहर 12:20 पे विधानसभा में अनुपूरक बजट रखा जाएगा। 1 अगस्त को बजट पास कराया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार आज अनुपूरक बजट पेश करेगी, ये खबर आपको बताएं। और योगी सरकार आज पहला अनुपूरक बजट करेगी पेश। दिल्ली में बेसमेंट की घटना के बाद अब आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में भी साथ ही साथ कई और जगहों पर उत्तर प्रदेश में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। स्वीकृत बेसमेंट में दूसरे प्रयोजन के लिए प्रयोग पर अब कार्रवाई होगी। बिना स्वीकृति के बने बेसमेंट पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बेसमेंट के निरीक्षण के लिए प्राधिकरण स्तर पर टीमें गठित होंगी। टीमों के क्षेत्र में बेसमेंट की घटना होने पर अफसर जिम्मेदार होंगे। अवैध रूप से बेसमेंट की खुदाई रोकने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही बेसमेंट का प्रयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव आवास ने सभी प्राधिकरणों को यह आदेश दिया है। तो दिल्ली में बेसमेंट की घटना के बाद उत्तर प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिला है। साथ ही साथ पटना में भी ऐसी ही खबर सामने आई है, जहां पर जो कोचिंग सेंटर है वहां पर भी अब इस तरीके से जांच पड़ताल की जाएगी कि सही तरीके से चलाया जा रहा है। तो बेसमेंट में उसका प्रयोग क्या है, इसको लेकर अब सख्ती उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि अब मानचित्र के अनुसार ही जो मैप था उसी के अनुसार वहां पर आपने जो घर बनाया है या जो बिल्डिंग बनाई है उसमें बेसमेंट का इस्तेमाल क्या है, उसी के अनुसार उसका इस्तेमाल होना चाहिए और अथवा कार्रवाई होगी। तो अपर मुख्य सचिव की तरफ से ये अब जांच में आया है कि भाई अब उत्तर प्रदेश में भी सामने आई है ये बात कि वहां पर भी कार्रवाई होगी। बेसमेंट की खुदाई रोकने के निर्देश जारी किए गए हैं जो कि अवैध हैं। स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही बेसमेंट का प्रयोग करने के निर्देश हैं। अपर मुख्य सचिव आवास ने सभी प्राधिकरणों को ये आदेश दे दिया है कि अब इस पर आप नजर बनाइए और एक्शन अगर लीजिए। अगर कोई भी इस पर काम नहीं कर रहा है कानून के अनुसार, अवैध बेसमेंट्स पर तो काम होगा ही, एक्शन होगा। स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही बेसमेंट में काम होना चाहिए, उसका उपयोग स्वीकृत मानचित्र के अनुसार होना चाहिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार भी बड़ी खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।
ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। अब अगली खबर का रुख करते हैं जो अयोध्या से है और अयोध्या में भ्रष्टाचार का मामला है। रामनगरी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने विकास प्राधिकरण पर भ्रष्टाचार का संगीन आरोप लगाया है। विकास के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन किया गया है, ये कहा है। सरयू नदी के अंदर पंचवटी बना दी गई है जो चंद दिनों में ही सरयू की धारा में बहने लगी है। बीजेपी नेता के अनुसार 100 करोड़ रुपए से अधिक का बजट था, जिसमें योग साधना केंद्र, हवन, पूजा पाठ, बच्चों के लिए खेलने का ग्राउंड, पार्क से लेकर होटल और स्विमिंग पूल, टेंट सिटी, राम अनुभव केंद्र का निर्माण होना था, जिसे 75 एकड़ भूमि पर बनाया गया था। लेकिन लापरवाह अफसर ने इसे कमाई का जरिया यानी कमाई का साधन बना लिया। मानकों की अनदेखी करते हुए इसका निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन इसकी मजबूती पर ध्यान नहीं दिया गया। इसी बीच धारा में उठी रेत पर ही इसको बना डाला गया। सोचिए, ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। यहाँ पर देखिए, धारा में बहने वाली रेत पर ही, बीच धारा में उठी हुई रेत पर ही इसे बना डाला और पानी बढ़ते ही पंचवटी, ये पूरा जो है आपको जिसका प्रोजेक्ट की बात है, पंचवटी द्वीप चारों तरफ से बहने लगा और रेत यहाँ पर हटने लगी। 2 महीने पहले बनकर तैयार हुई योजना पानी में मिल गई। जमथरा घाट पर यह निर्माण किया गया था, जहां पर लापरवाह अफसर के चलते, जिस पर आरोप लगाया गया है, रामनगरी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता का यह आरोप है कि यहां पर भ्रष्टाचार हुआ है। विकास प्राधिकरण पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए गए हैं। 2 महीने पहले बनकर तैयार हुई और अब ये बह गई। विकास प्राधिकरण के द्वारा जो माझा जमथरा में दर्शन नगर के पास यूनिवर्सिटी का नाम लेकर, मसूदा में हरित पट्टी का नाम लेकर जो किया जा रहा है वो अत्यंत निंदनीय है। आप जैसे देखिए कि माझा जमथरा जब बना रहे थे कि यहाँ पर 800 रुपये, पहले तो कुछ और चार्जेस था कि इतना देंगे, उसमें स्विमिंग पूल और क्या क्या चीज़ें सब बनाए थे। मैं भी गया था, इनके उद्घाटन में बुलाया गया था, निमंत्रण दिया गया था। लेकिन ये चीज़ें बहुत जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा 10-5 दिन के अंदर पूरा खत्म। अयोध्या डेवलपमेंट के नाम पर विकास प्राधिकरण ने जमकर दोहन किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने अब मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत की है। उनका कहना है कि अपनी ही सरकार में और अपने ही अधिकारी अयोध्या में विकास के नाम पर ज़बरदस्त भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हमारे पीछे ये लोकेशन आपको दिखाऊंगा, ये पंचवटी है। ये सरयू नदी की धाराओं से चारों तरफ से घिरी हुई है और इस पंचवटी में करीब 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लाया गया और इसमें पार्क से लेके तमाम ऐसी चीज़ें थी कि जो यहाँ के पर्यटक, यहाँ के यात्री, टेंट सिटी भी थी, VIP टेंट सिटी। लेकिन इतने असंवेदनशील अधिकारी हैं कि इन्होंने इस बीच धारा में ये पंचवटी बना डाली। अब जब पानी बढ़ गया 2 महीने बाद, तो ये पंचवटी अब डूबने लगी, तो अब ये सामान समेटने लगे। बाहर की कंपनियां आकर काम करती हैं। विकास प्राधिकरण ऐसी ज़मीनों को अधिग्रहित कर रहा है जो गरीब किसान हैं, उनकी ज़मीनें। अब वो आंदोलित हैं, जिसको लेकर भाजपा के नेता, भाजपा के पदाधिकारी खासे नाराज़ हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को ज़मीनें उनकी लेकर दे दी जा रही हैं और अब अधिग्रहण के नाम पर, ग्रीन जोन के नाम पर उनको परेशान किया जा रहा है। तो अयोध्या में विकास प्राधिकरण के भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा नेता ने आंदोलन छेड़ा हुआ है। उनका कहना है अगर उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो सड़क पर भी ये आंदोलन होगा। धर्मेंद्र सिंह, सुदर्शन न्यूज़, अयोध्या। तो ये थी अयोध्या की तस्वीर और वहां भ्रष्टाचार का मामला। इसी के साथ मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और पूरी टीम को आगे दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।